हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभिलेख के बारे में हम बात कर रहे थे, उसमें ही आगे चलकर बात करते हैं। उत्तर मेरुड़ अभिलेख। उत्तर मेरुड़ अभिलेख जो है चोल शासक प्रांतक फर्स्ट का है। उत्तर मेरुड़ अभिलेख में ही स्थानीय प्रशासन की बारे में बात होती है। स्थानीय प्रशासन मतलब जैसे आज का पंचायत कह सकते हैं। चोल प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण होता था स्थानीय प्रशासन, जिसमें उर, नगरम, सभा ये समितियां होती थीं, जिसके माध्यम से प्रशासन चलाया जाता था। और जो स्थानीय प्रशासन था वो लाटरी पद्धति के माध्यम से चलाया जाता था। जब चोल पढ़ाएंगे तो बहुत विधिवत तरीके से चोल प्रशासन पढ़ाएंगे और उसमें इसका मेंशन होगा। अगला अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में ये पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है, जिसको रविकीर्ति द्वारा बनवाया गया था। रविकीर्ति ने इन्होंने अपनी तुलना जो कवि भारवी हैं, तो भारवी एवं कालिदास से की है। यानी रविकीर्ति जी ने अपनी तुलना भारवी एवं कालिदास से की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि रविकीर्ति ने भारवी और कालिदास से अपनी तुलना किस अभिलेख के माध्यम से किया है। तो ऐहोल अभिलेख के माध्यम से किया है। और इसी जो ऐहोल अभिलेख है, इसी में हर्षवर्धन का जो पराजय हुआ था, हर्षवर्धन वर्धन वंश के शासक थे। साथियों, ये सब मैं पढ़ाऊँगा बाकायदा, बशर्ते एक आपको जो स्रोत है उसके बारे में बता रहा हूँ कि कैसे पुरातात्विक स्रोत का आधार होता है। फिर सिक्के आते हैं कि कितने प्रकार के सिक्के चलाए गए और उन सिक्कों से मैं कैसे इतिहास के बारे में जान सकता हूँ। तो सिक्कों के बारे में जानने का मतलब ये है कि जैसे जहाज प्रकार का सिक्का चलाया गया यज्ञश्री सातकर्णी के द्वारा, तो इसे ये पता चलता है कि सातवाहन शासक जो थे वो जहाज़ों के शौकीन थे या उन्हें नौसेना उनकी मजबूत थी। इसका ये आकलन लगाया जाता है। सबसे पहले आहत सिक्के आए थे, तो आहत सिक्के का मतलब केवल मोहर लगी होती थी, बाकी उसका कोई अलग मेंशन नहीं होता था। वो आयताकार सिक्का हुआ करता था। तो साथियों, ये अश्वमेध प्रकार का सिक्का समुद्रगुप्त ने चलाया था। बीड़ा प्रकार का सिक्का समुद्रगुप्त ने चलाया था। राजा रानी प्रकार का सिक्का ये चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। ये गुप्त वंश के शासक थे और गुप्त वंश के संस्थापक भी थे, फाउंडर भी थे। और सकारी प्रकार का सिक्का, ये क्वेश्चन बहुत आता है। सकारी प्रकार का सिक्का ये चलाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। ये भी गुप्त वंश के शासक थे। और सातवाहनों ने सोने के सिक्का को छोड़ के, सोने के सिक्का तो इन्होंने नहीं चलाया, इन्होंने सीसा का सिक्का चलाया, इन्होंने प्रोटीन का सिक्का चलाया, इन्होंने तांबा का सिक्का चलाया, लेकिन इन्होंने सोने का सिक्का नहीं चलाया, चांदी का चलाया। तो इससे पता चलता है कि किस वंश के शासक की मानसिकता कैसी थी। तो साथियों, ऐसे ही क्रमशः सारे स्रोत हैं जो कि हम वंश बाय वंश पढ़ाते जाएंगे और समझाते जाएंगे। अब हम आते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता पे। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता ये वर्तमान में जो हमारा भारत है, ऐसा सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार नहीं था। पाकिस्तान,
भारत और कुछ भाग अफ़गानिस्तान, इतना मिला करके सिंधु घाटी सभ्यता का आधार था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब ये जो नदी आ रही है, ये नदी जो आई है, ये सिंधु नदी है। और सिंधु नदी के तट पे सबसे पहले एक हड़प्पा नामक स्थान था। हड़प्पा नामक स्थान पर 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा एक स्थान की खोज की गई। इसकी सहायक नदी ये है सतलज, और उसके बाद में ये है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये नदियाँ ये पंजाब थीं। ये है गोमल, वहाँ से आते हुए गोमती से काबुल के से आता है, अफ़गानिस्तान से नदियाँ आ रही हैं। और एक नदियाँ ये है जिसे कुर्रम करके बोला जाता है। तो साथियों, ये जो नदियाँ हैं, इन्हीं नदियों के किनारे किनारे छोटे छोटे स्थान पर शहर हुआ करते थे। अब सिंधु घाटी की सभ्यता इतनी डेवलप्ड सभ्यता थी, इतनी विकसित सभ्यता थी कि इसका जब आधार देखा गया तो पाया गया कि 7 लेयर में मोहनजोदड़ो एक स्थान था, वो 7 बार ध्वस्त हुआ, 7 बार नगरीय था। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का आकार, आधार, ये सब देख लेते हैं, फिर इसका कैसे विकास हुआ और कैसे पतन हुआ, इस पे चर्चा करते हैं। साथियों, वर्तमान का पाकिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान मिला करके सिंधु घाटी सभ्यता का आधार तैयार हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है। कैसी है? इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता समझने के लिए आपको ऐसे पार्ट करने होंगे। ऐसे पार्ट करने होंगे। तो ये है मांडा। मांडा है चिनाब नदी के किनारे। कहाँ पे है? कश्मीर में। मांडा, और सबसे उत्तरी पॉइंट है, सबसे पूर्वी पॉइंट है आलमगीरपुर। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। कहाँ पे है? तो यह है मेरठ में, उत्तर प्रदेश। हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है, और ये सबसे पूर्वी छोर है, सबसे पूर्वी। और सबसे दक्षिणी है दायमाबाद। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। कौन सा कोर्स है? दक्षिणी। सबसे पश्चिमी कौन सा है? सबसे पश्चिमी है सुतका केंडोर। ये किस नदी के किनारे है? ये दास्क नदी के किनारे है। दास्क नदी के किनारे है, सबसे पश्चिमी है, पाकिस्तान में है।
अब साथियों यहाँ पे 16 प्रश्न आपके तैयार हो गए। पहला प्रश्न तो ये है कि सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी ये स्थान हो गए, कौन कौन से हैं? तो सबसे उत्तरी है मांडा, उत्तरी, चिनाब नदी, कश्मीर, 4 प्रश्न। आलमगीरपुर, हिंडन नदी किनारे, उत्तर प्रदेश में, सबसे पूर्वी, 4 प्रश्न। दायमाबाद, महाराष्ट्र, भोगवा नदी के किनारे, सबसे दक्षिणी, 4 प्रश्न। सुदका केंडोर, दास्क नदी, सबसे पश्चिमी, पाकिस्तान, 4 प्रश्न। तो ये हो गए आपके 16 प्रश्न। और फिर एक प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस आकार में थी? तो ये थी त्रिभुजा आकार में, +1 प्रश्न। यानी ये आपके 17 प्रश्न जो है इसी में आ जाते हैं कि कौन सा उत्तर दक्षिण में है। अब दोस्तों इसको ये ऐसे ही मिला के ऐसे लिया गया तो इसको कहा गया कि ये त्रिभुजाकार हो गया। तो इसको दोस्तों ऐसे ही आप लोग लिख लीजिए। अब आता है कि गंगा और जो है यमुना नदी के किनारे से क्या इसका कोई संबंध है? ब्रह्मपुत्र से इसका कोई संबंध है? तो साथियों अगर कोई नई सभ्यता या नया कोई खोज जहाँ पे किया जाता है तो उसी के नाम पे उसका नामकरण होता है। इसका जो टोटल क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई थी। तो पहले तो जब केवल इसे हड़प्पा सभ्यता के पास देखा गया तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के एक लरकाना करके ज़िला है वहाँ पे खोजा गया था। तो सबसे पहले ये कहा गया कि हड़प्पा जो है एक सिंधु नदी के सहायक नदी रावी किनारे खोजा गया है, तो इसका नाम हम सिंधु घाटी की सिंधु सभ्यता कर सकते हैं। उसके बाद में जब देखा गया कि कुछ दिन बाद अगले ही साल मोहनजोदड़ो भी खोजा गया, तो साथियों हड़प्पा खोजा गया रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो 1922 में सिंधु नदी के किनारे खोजा गया। फिर चाहुंदड़ो जो है उसी के जस्ट कुछ दिन बाद में चाहुंदड़ो भी खोजा गया। तो साथियों जब ऐसा नदी के किनारे उसके इर्द गिर्द कई ऐसे स्थान मिल गए तो हमारे इतिहासकारों ने कहा कि अब इसे केवल सिंधु सभ्यता कहना उचित नहीं है, क्योंकि सरस्वती नदी उस समय बहुत पवित्र नदी मानी जाती थी, कुछ उसके किनारे थे, रोपड़ किनारे, भोगवा नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे, ऐसे करते करते कई ऐसी जो है नगर मिल गए। तब कहा गया अब इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही आलमगीरपुर, हिंडन नदी और ऐसी कई नदियां के किनारे जब शहर मिले तब कहा गया अब इसे केवल मात्र सिंधु नाम देना उचित नहीं होगा। फिर लोगों ने, जो हमारे इतिहासकार हैं, उन्होंने विचार बनाया और कहा फिर सबसे पहले जो स्थान खोजा गया था उसी के नाम पर हम इसका नामकरण कर देते हैं। तो 1921 में हड़प्पा को खोजा गया था, इसीलिए फिर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। यानी साथियों इसके कई नाम हैं, सिंधु की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो साथियों हड़प्पा सभ्यता इस समय सबसे ज़्यादा मान्य है और उसी के नाम से सिंधु घाटी की सभ्यता को जाना जाता है। ये त्रिभुजाकार है और उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कि ये जो 16 प्रश्न बन रहे हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में इसका पूरा क्षेत्रफल रहा है। और कार्बन 40 के तहत, कार्बन 40 एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से किसी की आयु ज्ञात की जा सकती है। तो कार्बन 40 के माध्यम से जो सिंधु घाटी सभ्यता का उम्र बताया गया, तो बताया गया कि 2350 से
2350 से 1750 ईस्वी पूर्व जो है ये सभ्यता रही है। लेकिन मार्शल महोदय ने कहा नहीं भाई, ये तो 3250 से 2750 है। 3250 से 2750 है। फिर वही व्हीलर महोदय हैं, इन्होंने कहा कि नहीं 2500 से या 1500 है। अब इनके और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग 600 साल का है। इनका 1000 साल का है, इनका 500 साल का है। अब जो भी है कार्बन 40 का जो है ये सबसे मान्य है। माना जाता है कि कार्बन 40 के माध्यम से हड़प्पा सिविलाइजेशन का या हड़प्पा सभ्यता का जो आधार है वो 2350 से 1750 BC है। साथियों मैं यहाँ पे BC बता देता हूँ कि एक पॉइंट है ये। इस पॉइंट से जब इधर आएंगे तो ईस्वी पूर्व होगा, तो ये चलता है 5000 से, अगर आपको 1000 पुराना कहना है तो 5 से 4000 ईस्वी पूर्व बोलना होगा। और जैसे ही यहाँ पे आओगे बस इधर से ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू हो जाता है और यहीं पे 1 से 1 2 3 ये बढ़ता जाएगा, इधर माइनस में जाएगा, इधर प्लस में जाएगा। तो साथियों ये इतने चीज़ें हैं, आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आप लोगों को इसके आगे का पूरा कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। तो साथियों ये लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और आगे सिंधु घाटी सभ्यता के उत्थान और पतन के बारे में विधिवत बताएंगे हम। फिर ऐसे ही क्रमशः अब एक एक हायरार्की के रूप में लेकर हम चलेंगे और आप लोग कॉपी कलम पे लेकर के और कंप्लीट रूप से तैयार कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जिससे आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।